हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब सबको। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव नेचर ऑफ इंट्रॉपी, कि जो इंट्रॉपी है वो हमेशा बढ़ती ही है। ये तो हमने बात की थी कि जो इंट्रॉपी है वो हमेशा हमारे पास बढ़ती है। यूनिवर्स की इंट्रॉपी भी हमारे पास हमेशा बढ़ती ही है। क्लियर। तो एडिटिव नेचर ऑफ इंट्रॉपी में क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक सिस्टम है S1 और एक सिस्टम है S2। अगर इन दोनों सिस्टम्स को हम मिक्स कर दें, ठीक है, तो जो टोटल सिस्टम आएगा, ये जो नया सिस्टम आया है, ये वाला न्यू वाला, इसकी इंट्रॉपी क्या होगी हमारे पास S1 प्लस S2। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉपी। ठीक है जी, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉपी, सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू हायर इंट्रॉपी और डिसऑर्डर। और इंट्रॉपी को हम एक ही वर्ड से डिफाइन करते हैं, दैट इज डिसऑर्डर। इंट्रॉपी को हम एक ही वर्ड से डिफाइन करते हैं, दैट इज डिसऑर्डर। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉपी क्या है, कहते हैं कि जो सिस्टम है ऑलवेज टेंड्स टू हायर इंट्रॉपी, सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू हायर इंट्रॉपी और हाई डिसऑर्डर। मीन्स जो सिस्टम है उस स्टेट की तरफ मूव करेगा जिस स्टेट में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसऑर्डर है। ठीक है जी, जिस स्टेट में हमारे पास डिसऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, एक हमारे पास एक रूम है जहाँ पे सभी के सभी जो पर्सन्स हैं वो बिल्कुल इन सिस्टमेटिक मैनर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक हमारे पास रूम है जिसमें हमारे पास पर्सन क्या है, डिसऑर्डर में बैठे हैं। मीन्स कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो जो हमारे पास इंट्रॉपी किस सिस्टम में ज़्यादा होगी, किस रूम में ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो ऑर्डर में नहीं डिसऑर्डर में बैठे, इधर उधर बैठे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो गैस का जो सिस्टम है वो किसकी तरफ मूव करना ज़्यादा पसंद करेगा, जहाँ पे डिसऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आगे का रिजल्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। कहते हैं जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो रिवर्सिबल तो हमें पता है कि जिसमें हमारे पास जो इनिशियल चीज़ है वैसे कि हमें दोबारा मिल जाए। ठीक है जी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस तो आपको पता ही है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम तीन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और साइक्लिक। ठीक है जी। तो रिवर्सिबल में आइसोथर्मल, ठीक है जी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, या हम बोल सकते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो। और एडियाबैटिक में भी हमारे पास जो हमारे पास एंट्रोपी का रिजल्ट आता है, चेंज इन एंट्रोपी का रिजल्ट आता है, वो भी क्या आता है, ज़ीरो। और जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें भी हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं यूनिवर्स में, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं यूनिवर्स में, उन सभी का चेंज इन एंट्रोपी क्या है, ज़ीरो। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से रखना है। हमने दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की बात करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है जी। तो रिवर्सिबल में हमने तीनों के तीनों प्रोसेसेस देखे, आइसोथर्मल भी, एडियाबैटिक भी और साइक्लिक में, और तीनों का रिजल्ट हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या आ रहा है, डेल्टा एस क्या आ रहा है हमारे पास, ज़ीरो। इट मीन्स सभी के सभी रिवर्सिबल, ये इस साइन को रिवर्सिबल प्रोसेस से देखते हैं ना। ठीक है, तो सभी के सभी जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगे उनमें हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है जी, क्लियर, ओके। तो जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्लियर, ठीक है जी। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिजल्ट चेंज इन एंट्रोपी में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है जी, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या बन रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी।
डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और एडियाबैटिक में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी लॉग T2 बाई T1, और हमें पता है कि T2 हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू T1 के। क्लियर। तो इन दोनों से जो हमारे पास रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो आइसोथर्मल है इसमें भी हमारे पास क्या कर रही है, एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और एडियाबैटिक के लिए भी हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उनके लिए हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हमने दो प्रोसेसेस की बात की है, इन कंक्लूजन बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इन कंक्लूजन क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है जी, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास डेल्टा एस क्या आ रहा था, जीरो, दैट इज मीन्स कि जो चेंज इन एंट्रोपी है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और इरिवर्सिबल की बात जब हम कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल के लिए जो हमारे पास जो डेल्टा एस आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो, मीन्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और रिवर्सिबल के लिए हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए हमारे पास जो एस है मीन्स चेंज इन एंट्रोपी क्या है, जीरो, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये सीधा भी पूछ सकते हैं आपसे, एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला जो फिनोमिना होता है और जो डिफ्यूजन ऑफ गैस वाला फिनोमिना होता है, ये रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं? तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैस भी और डिफ्यूजन ऑफ गैस भी। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस भी और डिफ्यूजन ऑफ गैस भी हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमें पता है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा क्या करती है, हमारे पास इंक्रीज करती है। क्लियर। ठीक है जी, एक्सपेंशन ऑफ गैस और डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो या इंक्रीज करेगी। क्लियर। ठीक है जी, हम डिस्कस करते हैं तीनों के तीनों लॉज जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के हैं। फर्स्ट है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी एंड सी भी हमारे पास क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, दैट इज डी क्यू। ठीक है, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं या हीट लेते हैं, ठीक है, दैट वो कहाँ पे यूज होती है, हमारे पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हीट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू मतलब इंक्रीज इन या डिक्रीज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क डन। मीन्स जो हमारे पास गैस ली हुई है हमने एज अ सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या वर्क डन होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा या सिस्टम खुद वर्क करेगा, वो दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो अभी तुम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। क्लियर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ भी हो गया हमारा और फर्स्ट लॉ भी हो गया। अब है हमारे पास सेकेंड लॉ। कहते इसमें सीधा सीधा बात है, एक हमारे पास एक बॉडी है यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस पे है और एक बॉडी है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे है। हमने क्या करना है, 3 डिग्री सेल्सियस से एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है 25 डिग्री सेल्सियस में। ये हमारे पास सिस्टम S1 है, ये सिस्टम S2 है। S1 का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस है और S2 का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। हमने क्या करना है, S1 से हीट लेके S2 को देनी है। ठीक है, और कह रहे हैं कि हमें इसके लिए कोई भी अलग से इसके लिए हमें अलग से एक
एजेंसी चाहिए, मीन्स कोई ऐसा कोई बंदा चाहिए, बाहर से कोई फोर्स चाहिए, ठीक है। बाहर से बंदा, तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, बंदा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि किसी एक एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है, ये तो आप सभी को क्लियर है, ठीक है। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है, मीन्स हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्लियर। बट हमने क्या कह रहे हैं कि अगर हमने मान लो कि एक कोल्ड बॉडी से हमने हॉट बॉडी में से हीट प्रोवाइड करवानी है, फ्लो करवानी है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है जी। दिस जो ये वाली चीज़ है, ये वाली स्टेटमेंट है, यही हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर, ठीक है जी। और जो ये वाला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है इंक्रीज इन एंट्रोपी, ये सपोर्ट करता है इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। मीन्स जो सिस्टम की हमारे पास यूनिवर्स की भी जो एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। इसको हम एक रिलेशन से भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, ठीक है। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। अब हमने Q/T2 हॉट बॉडी के लिए और Q/T1 हमारे पास कोल्ड बॉडी के लिए, डेल्टा एस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 - T2 ओवर T1 T2, ठीक है। अगर कहते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1, हॉट बॉडी है, ठीक है, एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है। अगर हम निकालते हैं T2 अगर T1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर T2 T1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो डेल्टा एस हमारे लिए क्या आ जाएगा, 0। और ये तो चीज़ हमारे लिए ट्रू नहीं है। हम हमें क्या कहते हैं, ये तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारे पास एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एंट्रोपी क्या आ गई, नेगेटिव। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती ही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी भी हमेशा बढ़ती ही है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम सोचें कि हमने हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो करानी है और हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की भी ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये लॉ है किसको सपोर्ट करता है, दैट इज़ इंक्रीज इन एंट्रोपी, दैट इज़ इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है अब थर्मोडायनेमिक्स का, थर्ड लॉ क्या है, कहते हैं एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0। और जो 0 केल्विन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ फाइनल स्टेट। मीन्स थर्ड लॉ को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं इनिशियल स्टेट की जो एंट्रोपी होगी वही हमारे पास फाइनल स्टेट की होगी। और हम क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0। और अगर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है I और एक फाइनल स्टेट F, तो दोनों की जो हमारे पास एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं CP और CV में रिलेशन देख रहे हैं। CP हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों का जो रिलेशन आता है वो क्या, दोनों का सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। और इसको हम मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और इस रिलेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो CP होता है वो हमेशा हमारे पास बड़ा होता है एज कम्पेयर टू V। मीन्स जो एट कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास स्पेसिफिक हीट वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के, क्लियर। एक हमारे पास दो रिलेशन भी है, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। CP इज इक्वल टू T इंटू कर्ल S बाई कर्ल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, CV इज इक्वल टू T इंटू कर्ल S बाई कर्ल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखिए लर्न करना आसान है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, कर्ल S बाई कर्ल T यहाँ पे भी। बस यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर हम CP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर CV की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे V कांस्टेंट होगा, बाकी दोनों में सेम ही है, क्लियर, ठीक है जी।
ओके जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कॉर्नट हीट इंजन। कॉर्नट हीट इंजन, ठीक है। कॉर्नट हीट इंजन क्या है, कहते हैं इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ। ये बात हमेशा हमने याद रखनी है कि जो कॉर्नट हीट इंजन है वो किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या था कि अगर हमने कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट फ्लो करवानी है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हमने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कॉर्नट हीट इंजन में। एक तो फर्स्ट तो ये हो गया कि ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। सेकेंड क्या है, कहते हैं ऑपरेटिंग इन साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। मीन्स सिस्टम जिस स्टेट से चला है, जिस इनिशियल स्टेट से चला है वापस उसी स्टेट पे आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस यही होता है ना, जहाँ से हम चले थे वहीं पे दोबारा आ गए। जहाँ से मान लो यहाँ से ए पॉइंट से चले फिर बी पे गए, ठीक है, फिर बी से ए पे आ गए, यही है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर। इसी में भी ऐसा होता है, पहले हम ए पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर होता है P1 V1 T1। इसके बाद इसकी क्या करवाते हैं, जो सिस्टम होता है उसकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो P और V तो चेंज होंगे बट हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट, तो P2 V2 T1। फिर इसके बाद सिस्टम की क्या करवाते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाते हैं। मीन्स हीट का फ्लो नहीं होगा एडियाबैटिक में, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो P2 से क्या हो गया P3, V2 से क्या हो गया V3 और T1 से क्या हो गया T2। फिर हम इसकी क्या करवाते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते हैं C से D पॉइंट तक, ठीक है। C से D पॉइंट तक हम क्या करवाते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, T2 वैसे सेम रहेगा, बाकी सारा चेंज होगा। फिर D पॉइंट से हम A पॉइंट पे आ रहे हैं, तो D यहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रहेगा, चेंज ऑफ जो हमारे पास हीट है वो क्या रहेगी, चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक में हीट का चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और V1 T1 आ गया, मतलब P4 V4 T2 से हमारे पास जो आ गया एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आया वो क्या है, P1 V1 T1। हम ए पॉइंट से चले थे और ए पॉइंट पे वापस आ गए, तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें हम 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, मेन पॉइंट क्या है, कहते हैं इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, ठीक है जी। ये हीट को, जो हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या करता है, वर्क में चेंज करता है। क्लियर, ठीक है। फर्स्टली हमने पढ़ा था कि ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है, सेकंड है ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, थर्ड है कि हीट को वर्क में चेंज करता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, विदाउट एनी चेंज इन इट सेल्फ एट द एंड ऑफ द साइकिल। मतलब जब ए पॉइंट से चलेगा, ए पॉइंट पे दोबारा आएगा तो इसकी जो सिस्टम है उसकी स्टेट वैसी की वैसी होगी और उसमें खुद में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। विदाउट एनी चेंज इन सेल्फ एट द एंड ऑफ साइकिल के एंड पे, मतलब जब ए पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा तो उसमें खुद में कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर, ठीक है जी। तो ये था हमारा कार्नोट हीट इंजन। अब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो जब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स हमें आउटपुट क्या मिल रही है, जितनी हमने हीट दी है उससे हमें कितना वर्क मिल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है, 1 - T2/T1 और 1 - Q2/Q1। टेम्परेचर की टर्म में ये है, हीट की टर्म में ये है, ठीक है। 1 - T2/T1, 1 - Q2/Q1। क्लियर, ठीक है जी, ओके। तो इसके ऊपर जो मेन रिजल्ट है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, कहते हैं अगर T2 इज लेस देन T1, ठीक है, अगर T2 इज लेस देन T1, ठीक है, इस मीन्स ऊपर वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्लियर, तो मतलब एफिशिएंसी 100% से कम होगी, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास जो T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर है, और T2 किसका है, हमारे पास सिंक का के, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी क्या होती है, हमारे पास लेस देन 100% होती है। जो कार्नोट हीट इंजन है उसकी हमारे पास एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है
ये तभी पॉसिबल है, एफिशिएंसी 100% कब होगी, जब T2 0 हो जाए और T1 इन्फिनिटी हो जाए। ये वाली टर्म 0 हो जाए, ये इन्फिनिटी होगी, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो एफिशिएंसी क्या रह जाएगी 1, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या कह रहे हैं, T2 0 मतलब सिंक का टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाए और सोर्स का टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स सोर्स है जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे और जो सिंक है वो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हो। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास पॉइंट, वो क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एफिशिएंसी है वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जो गैस है, कोई भी ले लो, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, कुछ भी कोई भी गैस ले लो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी कॉर्नट हीट इंजन की। मैं किसकी बात कर रही हूँ, कॉर्नट हीट इंजन की बात कर रही हूँ। कॉर्नट हीट इंजन की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक। इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं इट इज़ रिवर्सिबल। जो इसमें बात कर रहे हैं ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो उस प्रोसेस को अगर हम बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है, ये तो पक्की है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके लिए जो वर्किंग सब्सटेंस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो जो प्रोसेस है उसको स्लोली भी होना चाहिए और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डिसिपेटिव फोर्सेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पिस्टन तो यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। और पिस्टन और जो हमारे पास ये कंटेनर होगा इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो होगी ना, ठीक है। तो ऐसा भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्लियर। और क्या कह रहे हैं, कहते हैं इसमें सोर्स एंड सिंक हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। सोर्स और सिंक की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए। बस बोला था ना मैंने, T1 इन्फिनिटी होना चाहिए, T2 0 होना चाहिए। एक्चुअल में ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन करवाते हैं तब हम इंसुलेटिंग पैड और बॉटम लेते हैं। बट कहते हैं इसका मतलब हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटेड होने चाहिए, मीन्स बिल्कुल भी हीट एंटर करनी नहीं चाहिए। बट ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे हमारे पास बिल्कुल इंसुलेटेड हमें मिल सके, मीन्स बिल्कुल भी हीट एंटर ना करे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो इट मीन्स जो कॉर्नेट हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारे पास आइडल हीट इंजन है। कॉर्नेट हीट इंजन हमारे पास क्या है, आइडल हीट इंजन है, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ठीक है जी। मेन चीज़ हमने इसमें याद ये रखनी है कि जो इसकी एफिशिएंसी देखिए, इसकी एफिशिएंसी के बारे में एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 और 1 माइनस Q2 बाई Q1। क्लियर, ठीक है जी। थैंक यू। और इसका अब हमारे पास एक ही जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और इस जो ये वाला टॉपिक है इसका एक टॉपिक रहता है, और इसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे पास बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।